हाय एवरीवन, माय नेम इज एकता सोनी। वेलकम टू वेदांतु। एंड आज की वीडियो उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके लिए 550 स्कोर करना भी बहुत मुश्किल बात लग रही है और एग्जाम के रह गए सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो इन 3 महीने को कैसे हम यूटिलाइज करें और इतना एफिशिएंटली यूटिलाइज करें कि हमारे मार्क्स एटलीस्ट 550 प्लस तो पहुंच जाए एंड उसके बाद में अपन मैनेज कर लेते हैं 600 प्लस जाने के लिए। तो एटलीस्ट पहले हम 550 प्लस पहुंच जाएं। तो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से रिवाइज करने चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो आपको 550 प्लस मार्क्स दिला दे, या मैं बोलूंगी 570 प्लस मार्क्स दिला दे। तो आज की वीडियो यार उन सारे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो बच्चे 570 वाले क्राइटेरिया में आना चाहते हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख रहे हो। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फटाफट से मैं आपको सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हॉट टॉपिक्स है, हॉट चैप्टर्स है, जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और उन चैप्टर्स को आपको पहले रिवाइज करना है, वो बताऊंगी। तो राइट अप्रोच हमेशा रिवीजन की यही होती है यार कि आप हाई वेटेड चैप्टर्स को पहले लो, फिर लो वेटेड चैप्टर्स की तरफ जाओ। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले वो वाले चैप्टर्स उठाते हैं, उनको लगता है कि ये वाला चैप्टर तो मुझे आता नहीं है तो पहले अपन ये कवर कर लेते हैं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट आप पहले ये देखो कि उसका वेटेज कितना है। ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाकर बैठे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो वेटेज होता है, हमें पता चला कि इतना बड़ा चैप्टर था और एक ही क्वेश्चन उसमें से आता है। तो वही बात है कि यार थोड़ा सा स्मार्टली आपको इस 3 महीने में खेलना होगा। तो यार डू और डाई चैप्टर्स मैं आपको बता देती हूँ। 570 प्लस स्कोर करने के लिए डिसेंट आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन एटलीस्ट आपको सही करने चाहिए ताकि आपके इतने मार्क्स आ जाएं। ठीक है, तो देखो फिजिक्स में आपको 30 से 32 क्वेश्चन एटलीस्ट सही करने होंगे, क्योंकि देखो यार मुझे पता है तुम्हारी फिजिक्स बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक हो सकती है। हो सकता है तुम्हारे भी 20 क्वेश्चन सही हो रहे हो सकता है 22 सही हो रहे हो। तो हमें ना उस चीज को, उस वाले पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाना है। हम एकदम से जंप नहीं करेंगे 45 के अंदर से हम 40 क्वेश्चन सही कर लें। वो कर लेंगे तो बहुत भी बढ़िया है, लेकिन अगर आपकी फिजिक्स में बहुत अच्छा नहीं हो रहा तो एटलीस्ट कोशिश करो कि आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें ये एनालिसिस आप करो कि 30 से 32 क्वेश्चन मेरे फिजिक्स में सही हो रहे हैं। केमिस्ट्री में आपको 35 से 38 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री इतना टफ सब्जेक्ट नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग। ऑर्गेनिक हो सकता है आप में से कई लोगों को टफ लगती हो, लेकिन जो आपका इनऑर्गेनिक होता है वो काइंड ऑफ बायो होता है, जैसे कि पढ़ा और कर दिया, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, मतलब वहां पे कोई दिमाग लगाने वाली चीज नहीं होती। तो केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और सीधे सीधे रटे रटाए क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। तो 35 से 38 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में सही कर देंगे और बायो में 75 से 80 क्वेश्चन अगर आप सही कर देंगे तो आप 570 प्लस वाले क्राइटेरिया में आएंगे। अब इस वाले रेशियो को आप थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं रिवीजन करने के साथ में। और जो मतलब मैं आपको जो चैप्टर्स बताऊंगी वो डू और डाई चैप्टर्स है। ये नहीं है कि आप मतलब मैं सारे चैप्टर्स आपके सामने लिख दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। हालांकि आपको पढ़ने सब कुछ ही है, ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ, पढ़ना सब कुछ ही है, ऐसा नहीं कि यही चैप्टर्स पढ़ने हैं, बट ये चैप्टर्स पहले प्रायोरिटी पे करने हैं। ठीक है, तो ये वाला नंबर अपन बढ़ा लेंगे बाय डूइंग ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, ये वाला नंबर भी अपन बढ़ा सकते हैं और ये वाला नंबर भी आप बढ़ा सकते हो बाय डूइंग मोर प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ बायोलॉजी से, क्योंकि मैं आपको बायो पढ़ाती हूँ। तो देखो यार सबसे पहले बताऊं तो बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मुझे पता नहीं यार कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको कौन सा चैप्टर बताऊं कि यार ये चैप्टर कर लो, नहीं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ईच एंड एवरी चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है और आपको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स दिला के लाता है। कम से कम बेटा 13 से 14 क्वेश्चन इस एक यूनिट से देखने को मिलते हैं, तो आप इसको स्किप करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करते हैं। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाली जो यूनिट है, उस इवोल्यूशन के अंदर मतलब मुझे लगता है जितना मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है, इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर आता है उससे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, जबकि जो जेनेटिक्स है, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर है एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये चैप्टर्स मतलब इतने हॉट चैप्टर्स हैं, इतने ज्यादा मोस्टली आस्क्ड चैप्टर्स होते हैं, एनटीए के फेवरेट चैप्टर्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन एटलीस्ट आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 15 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब लिटरली। फिर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है, सॉरी यूनिट है, ये वाला भी काफी ज्यादा वेटेज है, मतलब एटलीस्ट आप मानकर चलिए 9 से 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट यूनिट देकर जाता है। तो यार ये वाले चैप्टर्स मैंने आपको ऐसे एज ए चैप्टर वाइज नहीं बताया, ये मैंने आपको एज ए यूनिट वाइज बताया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, यूनिट वाइज ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें ये नहीं बोल सकती ये चैप्टर कर लो वो चैप्टर छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद बेटा प्लांट डाइवर्सिटी है, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्लांट डाइवर्सिटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड और आपका प्लांट किंगडम आता है। तो प्लांट किंगडम और लिविंग वर्ल्ड से भी ज्यादा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आप ये यूनिट रिवाइज कर रहे हो, यहाँ पर आप सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को मेक श्योर कि आपने बहुत बार रिवाइज कर रखा है, हर एक जगह से क्वेश्चन आता है वहां से, और फिर आप प्लांट किंगडम की तरफ जा सकते हो। ठीक है, फिर सेल स्ट्रक्चर और
फंक्शन वाला जो चैप्टर आता है, सेल वाला चैप्टर है, सेल डिवीजन वाला चैप्टर है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो एकदम फ्री का चैप्टर है, छोटा सा, साथ में ही आपके हो जाता है कवर अप, तो यहाँ से भी एकदम फ्री के नंबर आप मतलब आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इतना हार्ड चैप्टर नहीं होता, साथ ही में ये इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, तो ये कर सकते हो। एनिमल किंगडम, यार मैंने ना कल ही वीडियो डाला है एनिमल किंगडम पे, लाइन बाय लाइन पढ़ा है एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन कवर करवा रही हूँ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे रही हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, प्लीज ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी चीजें मिलती रहती हैं। ये वाले के अंदर मैंने कल वो जो चैप्टर पढ़ाया है, हर जगह बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और कहाँ कहाँ से आ सकता है, मतलब वो क्लास आप देखो, उसके बाहर आपको डेफिनेटली आपको पता है कि वहां से कुछ नहीं आएगा उसके बाहर से, ठीक है, तो प्लीज वो क्लास आपने पूरी लगाई हो, मेक श्योर आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर भी, तो जल्दी से जाकर देख लेना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब बहुत ईजी लगता है मुझे ये चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस अकेले चैप्टर से। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अगेन 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट, मैंने कंप्लीट यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी नहीं लिखी है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा हाई वेटेज वाली यूनिट है, 8 से 9 क्वेश्चन एटलीस्ट एक यूनिट देकर जाती है, बस इस एक यूनिट में हमें ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत प्रायोरिटी पे करने चाहिए, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज नॉट लाइक कि मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि यही चैप्टर्स करके जाओ बाकी छोड़ दो। देखो आप इतने कर लोगे ना तो एटलीस्ट आपके ऐसा हो सकता है कि यार 75 क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपके लगभग सही हो जाए, मतलब इतना वेटेज ये रखते हैं चैप्टर्स। अब इसके अलावा जो छोटे मोटे जो चैप्टर्स होते हैं ना, वो तो आपको करने ही करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बायो कहीं से भी छोड़नी है। हमको पता है कि हमारा बायो क्या है, प्लस पॉइंट है यार, हमें बायो ज्यादा आती है, जितना मुझे लगता है ऑलमोस्ट नीट एस्पिरेंट्स को बायो ईजी लगती है, फिजिक्स टफ लगती है, तो फिजिक्स में अपन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट यहाँ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ आप हर चैप्टर पढ़कर जाएंगे, हर चैप्टर जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे, जितनी ज्यादा बार करोगे, उतना ही आपके लिए बहुत आसान होगा इसमें स्कोर करना, बहुत स्कोरिंग होता है ये, ठीक है। तो ये है आपके हाई वेटेज बायो के लिए। फिर केमिस्ट्री के लिए बता देती हूँ यार, केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हर जगह से लिंक करता है। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते होते हैं तो आप आगे वाली चीजें भी नहीं कर पाओगे, जैसे कि जीओसी होता है, काफी बच्चों को नहीं आता। अब वो जीओसी तो आता नहीं है, फिर वो सोचते हैं कि अच्छा नेमिंग रिएक्शंस कैसे करें, अच्छा ये रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे सॉल्व करें, तो मैकेनिज्म में फिर दिक्कत होती है उनको, क्योंकि आपको बेसिक नहीं आता है। इसलिए कोशिश करो कि आपने अपना बेसिक बहुत अच्छे से बिल्ड करके रखा है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट की अप्रोच अलग अलग होती है। बायो में आपको इतना वो नहीं होता कि भाई ये आएगा तभी ये वाला चैप्टर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ चैप्टर्स होते हैं लिंक्ड आपस में, बट ऐसा सारे चैप्टर्स नहीं होते। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेस स्ट्रॉन्ग अगर होता है तब ये चैप्टर्स आपके लिए और ये सब्जेक्ट आपके लिए ईजी बन पाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको जीओसी लिखा है, ये हाई वेटेज होता है सबसे पहली बात तो चैप्टर। साथ में जो जीओसी कंप्लीट आपको पढ़ाई जाती है ना, इसमें सारे बेसिक्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। इससे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं दिक्कत नहीं आती। ऑल नेमिंग रिएक्शन, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन बेटा, एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, और भी बहुत सारी आपकी रिएक्शंस होती होंगी, है ना। तो वो वाली जो जितनी भी रिएक्शंस हैं वो एक बार प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, और एक बार ही नहीं बार बार प्रैक्टिस करिएगा एक्चुअली, क्योंकि वहां पर ना आपको घुमा दिया जाता है ना, कि कैसे करना चाहिए। एल्डोल में जितना मुझे पता है कि डाइल्यूट NaOH हम यूज कर रहे होते हैं, है ना, कुछ तो कर रहे होते हैं, मतलब मैं भूल गई हूँ अभी। कैनिजारो के अंदर भी बेटा आपको कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यूज कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा। तो आप वहाँ पर रिएजेंट नहीं भूल जाएं, रिएक्टेंट नहीं भूल जाएं, प्रोडक्ट क्या बनना है ये मत भूल जाना। तो कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, उसके लिए अवॉइड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इनका, ठीक है। तो ये ऑल नेमिंग रिएक्शंस आपको एक पन्ने पर लिख लेने की, यार ये नेमिंग रिएक्शंस है, क्या ये मेरी टिप्स पे हैं, दैट्स इट, ठीक है। वुड्स रिएक्शन होती है, काफ़ी सारी रिएक्शंस होती है ना, मतलब धीरे धीरे मेरे दिमाग में आ रही है, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाती ना आपको इसलिए। जीओसी नेमिंग रिएक्शंस, फिर बेटा केमिकल बॉन्डिंग। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लिख कर देती हूँ, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर केमिकल बॉन्डिंग अगर आप कर लेते हो ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब केमिकल बॉन्डिंग के जितना अगर आपने इसको वास्ट तरीके से, अच्छे तरीके से डिटेल में जाके पढ़ लिया ना, आपको इवन ब्लॉक केमिस्ट्री भी उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच बता रही हूँ आपको, केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर ऐसा है जो आपको बहुत सारे चैप्टर से लिंक करवाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को इतना अच्छे से घोट घोट के पढ़ रहे हो, इसके सारे के सारे ट्रेंड्स जो भी आपको इसमें सब कुछ दिया हुआ ना, हर एक चीज़ आपको बहुत डिटेलिंग में जाके पढ़नी है, ठीक है। तो ये अगर हो जाएगा तो ब्लॉक केमिस्ट्री समझ के चलिए कि वहाँ पर फिर
ब्लॉक केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है, जैसे डी ब्लॉक में आपको और एफ ब्लॉक में आपको वो K2Cr2O7 का KMnO4 का सिस्टम वो पढ़ाते हैं। उनके अलावा जो बाकी के जो नॉर्मल ट्रेंड्स होते हैं ना, वो यहाँ पर थोड़े बहुत कवर हो जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो मेक श्योर कि आप ये करके जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आता है VBT CFT के ऊपर और IUPAC नेमिंग के ऊपर आता है। ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर देखो यार, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मुझे पता है पी ब्लॉक बहुत वास्ट चैप्टर है, आप कर सकते हैं पी ब्लॉक, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप पी ब्लॉक नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, छोड़ के भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं नहीं बोलूँगी आपको छोड़ के जाओ, मैं आपको बोलूँगी अगर आपको पी ब्लॉक में थोड़ा दिक्कत होता है ना, तो आप केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ लेना, फिर आपको पी ब्लॉक भी आने लग जाएगा। अब पी ब्लॉक में ऐसा क्या डिफरेंट हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से, वो बता देती हूँ। दिस इज दी एक्सेप्शनल ट्रेंड। ये एक्सेप्शनल ट्रेंड्स होते हैं ना, जो कि आपको पी ब्लॉक वाले चैप्टर में ही मिलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं मिलेंगे। तो पी ब्लॉक वाले चैप्टर को थोड़ा सा बस एक्सेप्शनल ट्रेंड्स होते हैं ना, वो आप थोड़ा सा करके जाना कि यार ये ट्रेंड ऐसा है, वो ट्रेंड ऐसा है। ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में भी, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक बहुत छोटे छोटे से चैप्टर होते हैं और वहाँ से ट्रेंड से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप अगर ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी भी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपका मतलब आपको इतना इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें और आपको लगता है कि यार नहीं मेरे पास टाइम इतना, तो आप जो है ये वाला एटलीस्ट करके जाएंगे कि एक्सेप्शनल जो ट्रेंड्स हैं वो मेरे को मतलब टिप्स पे होने चाहिए। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत प्यारा लगता है, मेरा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था। इक्विलिब्रियम जो है, केमिकल हो गया, आयनिक हो गया, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अच्छा होता है चैप्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। सोल्यूशन भी मुझे फिजिकल केमिस्ट्री हमेशा से बहुत पसंद थी। सॉल्यूशन है, ये भी बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स भी आपको मतलब वेटेज आपका ज़्यादा देकर जाती है। फिर अब ये जितना भी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स लिखे हैं ना, आपको ये नहीं आ सकते अगर आपको ये मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है। क्योंकि यार देखो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है ना कि वो सोल्यूशन के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए वो पढ़ जाते हैं इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीछे। भाई यहाँ पर जो रिएक्शंस आएंगी, जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ना, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत बातें होंगी। मोल कॉन्सेप्ट ऐसे आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कि चलो इसको इसमें चेंज करो, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके लिए ऐसे ईजी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप ये जो मोल कॉन्सेप्ट जो आप कर रहे हैं ना, ये इतना अच्छे से कर रहे हैं, बेस आपका ये बेस क्रिएट कर देगा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का, जो आपको हर जगह काम आएगी, ठीक है। तो ये मोल कैसे निकालते हैं, कैसे आपको करना होता है, ये आपका बेसिक्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री बचा देगा ये चैप्टर, ठीक है। तो ये चैप्टर आप ज़रूर पढ़िएगा, डेफिनेटली छोड़ना नहीं है, ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। फिर देखो फिजिक्स, अब इससे तो बहुत ही मतलब एक अलग ही लेवल का फोबिया होता है फिजिक्स में। तो फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर्स बता देती हूँ, आ जाओ। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ये जो है रोटेशनल मोशन वाला जो चैप्टर है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर आपको मान लो ये चैप्टर थोड़ा टफ लगता है, जो मुझे पता है बहुत लोगों को लगता है, तो यार यहाँ पर इनके सारे फॉर्मूलाज है ना, एक शीट बना लो इन सारे चैप्टर्स की, और जितने भी चैप्टर्स है उनकी फॉर्मूला शीट बना लो। सारे चैप्टर्स अगर आपको बहुत टफ लग रहे तो एटलीस्ट कोशिश करो आप ये चैप्टर्स करके जा रहे हैं, यहाँ से 30 से 32 क्वेश्चन सही हो सकते हैं आपके लिटरली, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप मानकर चलिए 30 से 35 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं फिजिक्स के अंदर। आप बस उसको देख नहीं पाते, सेपरेट नहीं कर पाते हो कौन से हैं वो। तो रोटेशनल मोशन में सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद यार सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, काफ़ी बच्चे होते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीछे ना, मतलब जब क्लास 12 की शुरुआत होती है या फिर ड्रॉपर में भी, ड्रॉपर बैच जो होते हैं उनके अंदर पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करवाया जाता है, मतलब बेस क्रिएट करता है वो। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है पूरे फिजिक्स का। क्वेश्चन आपको आता है एक उस चैप्टर से, और सेम आपको ये सेमीकंडक्टर उतना ही, जितना वो वास्ट है उतना ही ये छोटा सा चैप्टर है। इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज याद कर लो तुरंत, मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको फॉर्मूला आता है क्वेश्चन हो गया, ऐसे होता है। सेमीकंडक्टर आपका इतना प्यारा और छोटा टॉपिक होता है, आपको टाइम भी इतना नहीं देना पड़ता, और आपको 3 क्वेश्चन एटलीस्ट देकर जाता है ये। तो सोचो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टाइम वेस्ट करोगे, सेमीकंडक्टर में लगाओगे टाइम, सेमीकंडक्टर में अपन लगाएंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कुछ हार्ड एज सच कुछ हार्ड क्वेश्चन आते नहीं हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैप्टर है, मतलब यार इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका कौन सा चल रहा है, मतलब ये थोड़ी चीज़ें मुझे याद नहीं है यहाँ पर कौन कौन सी चलती हैं, तो वो
थर्मोडायनेमिक्स में वो ग्राफ नहीं होता, एडियाबेटिक प्रोसेस समथिंग लाइक दैट होता है, तो वो वाले वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, नीट का पेपर जितना मैंने देखा है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई जो चैप्टर होता है, जो आपका मॉडर्न फिजिक्स के अंदर है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ये तो मतलब ऐसे हैं कि यार ये तो फ्री के नंबर दिलवा रहे हैं आपको, मतलब आप कर लो एक बार, आपको 30 से 32 क्वेश्चन का नहीं दिखने लग जाए ना फ़र्क, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया। आप लिटरली आप यहाँ पर कमेंट में लिख देना कि मैम हमें फ़र्क ही नहीं दिखा। अगर आपने इसको बेटर तरीके से नहीं किया है तो आप ज़रूर लिख सकते हैं, बट अगर आपने इसको अच्छे से किया है, आप एक फुल लेंथ का मॉक टेस्ट लगाते हैं ना कि भाई कंप्लीट सिलेबस का मॉक टेस्ट, आपको देखने को मिल जाएगा कि इन वाले चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आते हैं। या फिर आप एक काम करना, प्रीवियस ईयर पेपर लेकर बैठना, 2019 का, 2020 का, 21 का, कोई भी पेपर आप एक बार लेकर बैठना, फिजिक्स में क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन छांट के देखना, आपको दिख जाएगा 30 से 32 क्वेश्चन आ जाते हैं इन चैप्टर से, ठीक है। एटम्स और न्यूक्लियाई हो गया। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर बहुत प्यारा है, लैम्डा वाले पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। कौन सा तो वो फॉर्मूला होता है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ समथिंग लाइक दैट, है ना, तो देखो थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, है ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और ओम्स लॉ के अराउंड घूमता है, किरचॉफ लॉ के अराउंड घूमता है, तो वो आपको आना चाहिए। रे ऑप्टिक्स है, बहुत ही भयानक चैप्टर, मुझे तो लगता था हमेशा से ये, और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता होगा, लेकिन ये हाई वेटेज वाला चैप्टर है। अगर तुम्हें, इसके लिए मैं ये रेकमेंड करूँगी कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ईजी लगता है ये चैप्टर, लेट्स सपोज थोड़ा बहुत भी, तो तुम इसको कर सकते हो प्रायोरिटी पे। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो आप इसको ऐसा करो कि इसके फॉर्मूलाज एक्सट्रैक्ट करके रख लो, फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लो, मतलब ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाओ एक बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपको टफ लगता है, क्योंकि वास्ट चैप्टर है बहुत, ठीक है, और टफ भी लगता है लोगों को, तो उस हिसाब से मत जाओ आप। बस बेसिक वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इस चैप्टर से सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे टेलीस्कोप पे फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है, माइक्रोस्कोप पे, है ना, तो वो वाले क्वेश्चंस जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो वेव ऑप्टिक्स है, ये तो इजी चैप्टर होता है, वेव ऑप्टिक्स इतना कुछ नहीं है। ऑर्गन पाइप नहीं, ऑर्गन पाइप तो वेव थ्योरी में आता है। हाँ, वेव ऑप्टिक्स के अंदर बेटा आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप वेव ऑप्टिक्स कर लेना, छोटा चैप्टर होता है, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी, ये भी काफ़ी इजी चैप्टर होता है, इसमें भी आपका जो है ज़्यादा कुछ दिमाग तो नहीं लगता है, लेकिन आप कोशिश करना कि ये चैप्टर्स आपके टिप्स पे हो और प्रैक्टिस कर रखी हो। फिर ग्रेविटेशन है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। वेव थ्योरी है, ऑर्गन पाइप इसमें भयंकर वो है, और एक डॉपलर इफेक्ट करके कुछ आता है गैस, सो है ना, तो वो टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है इस वाले चैप्टर में। और लास्ट में यार यूनिट एंड मेजरमेंट लिखा है मैंने, ये काफ़ी बच्चे हैं जो पहला चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यार मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितना मैंने एनालिसिस किया है ना पेपर का, उसमें मुझे लगता है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फ्री के नंबर दिलवाता है ये। मतलब ऐसा है कि अगर आपको ये पता है ना MLT कैसे आपको कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, मतलब एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है इस वाले चैप्टर से, और ये फ्री का दिलवाता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत दिमाग लगाना है वहाँ पर, सिर्फ आपको MLT काउंट करना होता है, दैट्स इट, आपके 4 नंबर ऐसे ही आ जाते हैं। तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि भाई ये हाई वेटेज नहीं है, एक ही इसमें से क्वेश्चन आता तो मत करो, बिल्कुल करो। आपको थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करोगे ना आपको ये चैप्टर इजी लगने लगेगा, और ये चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर्स है आप फिजिक्स में आप कर सकते हो, और इनके फॉर्मूला शीट्स ज़रूर बनाना और फॉर्मूला प्रैक्टिस करना, आपको लिटरली बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा के देखना, काफ़ी फर्क देखने को मिलेगा। इसी के साथ में बच्चों आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जहाँ पर हम आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं तो CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीकली हमारा भी मॉक टेस्ट यहाँ पर चलता है, तो इस चैनल पर जो हम आपको हर वीक में चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर, वो चैप्टर्स हम आपको बता देते हैं, सिलेबस बता देते हैं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं और कंप्लीटली उसका मॉक टेस्ट हर संडे को जाकर लिख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फटाफट से देखिए। और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है इन सबको या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गिव अवे हम कर रहे हैं। प्लीज़ गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन दैट लिंक, साइन अप करो, वहाँ पर OTP आएगा वो करके, एंड लास्ट में फिर बेटा आपको अवेल कर सकते हो ये सारे के सारे PDF, ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट में ज़रूर अपीयर होना, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट नहीं लिखोगे तो भूल जाना कि तुमने ये सारे चैप्टर्स का रट्टा मार लिया है। मैम ने कहा था डू यू राइट चैप्टर है तो रट्टा मार लो तो हो जाएगा, नहीं होगा कुछ भी। मैं लिख के देती हूँ, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो चाहे तुम इसका चैप्टर का रट्टा मार लो या फॉर्मूला रट के चले जाओ, कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा। अगर आपका
लगता है ना आपको थोड़ा बहुत आपकी सिचुएशन थोड़ी डगमगा रही है, तो अपने आप को एक डिसेंट मार्क्स तक ले जाना। और आई होप कि यार आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करी होगी, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट पर, मतलब अभी देखो लास्ट मोमेंट ऐसा है कि 3 मंथ्स बाकी है। 1 महीना नए साल का कैसे निकल गया हमें खुद को भी नहीं पता चला, है ना। जनवरी था, अभी हम हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे और निकल गया 1 महीना देखते देखते। वैसे बेटा आपकी 3 महीने भी निकल जाएंगे, नहीं पता चलेगा। तो इट्स बेटर टू टेक एन एक्शन राइट नाउ। हमें पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आज ही हम एक्शन लेंगे और आज से ही हम काम शुरू कर देंगे, ठीक है। नो मोर मोटिवेशन, ऐसा कोई हमने नहीं होता है कि भाई अब मोटिवेट कर दो। अब मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारी ये ज़रूरत है, पढ़ाई करने की ज़रूरत है तुम्हें अब, ठीक है। तो जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर पानी प्यास लगती है तो क्या मोटिवेशन की ज़रूरत होती है क्या पानी पीने के लिए? नहीं ना, खुद ही पी लेते हैं जाके। तो वही बात है, यहाँ पे भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। पानी की प्यास जब लगती है ना, बॉडी को ज़रूरत थी पानी की, वैसे ही अब आपको ये ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की और इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत करने की। मेहनत हमारे हाथ में होती है, हमारे हाथ में रिजल्ट आना ना आना नहीं है, तो हम इसको मैनेज कर लेंगे। रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, बट मेहनत आज हम करेंगे और करके रहेंगे। हम हमारा 100% देंगे, ठीक है। हार नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। तो प्लीज़ 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 आप ये वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। एंड ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। आप बताते रहिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए है। बाय, थैंक यू।